हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अभिषेक जैन स्वागत करता हूं आपका आज के इस सेशन में, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर चैप्टर से कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन। जेई चैलेंजर सीरीज के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं। इसमें हम लोग लेकर आते हैं आपके लिए जेई एडवांस और उसके ऊपर के लेवल के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन। किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर के कुछ टॉपिक्स को हम लोग लेते हैं और उस टॉपिक पर, उन टॉपिक्स पर हम लोग कुछ सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स को यहां पर डिस्कस करते हैं। किस तरह से इस सेशन को फॉलो करना होता है, जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आए, स्क्रीन को पॉज कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, पहले उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कीजिए, फिर प्ले कीजिए, आंसर चेक कीजिए, फिर देखिए आपने क्या मेथड यूज किया था, मैंने क्या मेथड यूज किया था, तभी ज्यादा से ज्यादा लर्निंग होगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ये जो टॉपिक्स है ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ यूज ऑफ वेक्टर इन सॉल्विंग 3D। इसका मतलब क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि जो वेक्टर और 3D है ना, वो कभी भी अलग नहीं किए जा सकते। जहां जहां वेक्टर है वहां वहां 3D होगा और जहां 3D है वहां वेक्टर होगा। ठीक है, इसीलिए इन दोनों चैप्टर्स के क्वेश्चन को किसी भी मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, वेक्टर वाले को 3D में कन्वर्ट करके और 3D वाले को वेक्टर में कन्वर्ट करके। जहां जिसको जो अच्छा लगे उस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लें और उसी तरह से सॉल्व कर लें। ये इंटरचेंजेबल होते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम यही सीखेंगे कि भाई 3D का क्वेश्चन है तो वेक्टर में कन्वर्ट करके कैसे सॉल्व किया जा सकता है, और वेक्टर का क्वेश्चन है तो उसको 3D की तरह, 3D ज्योमेट्री की तरह किस तरह से समझा जा सकता है। दूसरी चीज है पोजीशन वेक्टर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट होता है। इसको बहुत बार जो है बहुत अलग अलग तरह से यूज किया जाता है। तो ये पोजीशन वेक्टर क्या होता है, इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। थर्ड, लाइंस एंड प्लेन्स के बारे में हम इस लेक्चर में थोड़ी सी बातें करेंगे कि अगर लाइन और प्लेन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो वेक्टर का हेल्प करते हुए, वेक्टर की हेल्प से या 3D की हेल्प से किस तरह से उन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये एक पैराग्राफ क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, 4 spherical balls A1, A2, A3 and A4 for radius R unit having center at C1, C2, C3 and C4 respectively touches each other। ठीक है, देखो क्या बात कही है, यहां तक की लाइन समझते हैं। 4 स्फेरिकल बॉल है A1, A2, A3 जिनकी रेडियस जो है वो कितनी है, रेडियस R है, और सेंटर जो है वो कहां है, C1 A1 का सेंटर है, C2 A2 का सेंटर है, C3 जो है वो A3 का सेंटर है, और C4 जो है वो A4 का सेंटर है। ठीक है, ये चारों बॉल्स जो है वो एक दूसरे को टच कर रही हैं, और ये Y3 और Z4 ये जो है ये 0 से बड़े हैं। ठीक है, फिफ्थ स्फेरिकल बॉल A5 ऑल्सो ऑफ रेडियस स्मॉल r। इस टाइम यहां पर स्मॉल r रेडियस की एक पांचवी बॉल लेके आया हम A5, हैविंग सेंटर एट C5, X5, Y5, Z5 touches A1, A2, A3, A4 externally at B1, B2, B3 and B4 respectively. Then स्मॉल r कितना है। समझ में आई क्या बात है। देखो क्या कह रहे हैं, पहले छोटा सिंपल भाषा में समझाते हैं। एक बॉल है यहाँ पर, एक दूसरी बॉल है जो इसको टच करती है, ये है A1, A2, एक A3 बॉल है जो इन दोनों को टच करती है। A4 जो है ये इनके ऊपर रखी हुई होगी या नीचे रखी हुई होगी, इन चारों को टच करती, इन तीनों को टच करती है। अब ये चारों बॉल्स जो है आपस में एक दूसरे को टच कर रही हैं। एक पांचवी बॉल जो है वो कहाँ होगी, इनके बीच में जो गैप बनेगी, इनके बीच में। अब ये क्रॉस सेक्शन बताएं तो ये एक बॉल है, ये दूसरी बॉल है, एक बॉल यहाँ पीछे रखी हुई है। ठीक है, ये नीचे की 3 बॉल हो गई। इसके ऊपर जब लाके ये चौथी बॉल रख दी हमने तो पीछे वाली छुप जाएगी। अब यहां पर जो एक गैप बन रहा है, इन 3 बॉल नीचे वाली और एक बॉल ऊपर वाली के बीच में जो गैप बन रहा है, उस गैप में हम लोग A5 को फिट करने वाले हैं। फिर से बताते हैं, ये हो गई पहली बॉल, ये हो गई दूसरी बॉल, एक पीछे एक बॉल होगी। अब इन 3 बॉल्स के बीच में यहां पर एक जो जगह बनेगी, यहां पे हम लोग A5 को रखेंगे और इसके ऊपर रखी हुई होगी हमारी A4 जो सबको टच करेगी। ठीक है, इस तरह की कुछ बातें यहाँ पर हो रही है। तो हमें दिया हुआ है A1, A2 जो नीचे वाली 2 हैं, इसको हम लोग बोल दें कि ये A1 है, ये A2 है, और या इसको A1 है, इसको A2 बोल देते हैं। ये A3 हो जाएगी। ऊपर जो रखी हुई है वो A4 है, ऊपर या नीचे हो सकती है, यानी कि ये यहाँ पर हो सकती है बॉल या ये नीचे भी हो सकती है।
ठीक है ना, क्योंकि पीछे वाली बॉल अभी जब ऊपर रखोगे तो भी तीनों बॉलों को टच कर रही है, तीनों बॉल्स को टच कर रही है, जब नीचे रखोगे तो भी तीनों बॉल्स को टच कर रही है। ठीक है, और बीच में जो बॉल आएगी जो इन चारों बॉल्स को टच करेगी वो होगी फिफ्थ बॉल A5। तो हमें बताना है इस फिफ्थ बॉल की रेडियस कितनी होगी। चलिए देखते हैं। अभी यहां पे इसको रफ कर देते हैं, फिर से एक डायग्राम बनाएंगे, धीरे धीरे प्रोसीड करेंगे। देखो सबसे पहले हम लोग C1 और C2 को लेते हैं। देखो R जो है वो रेडियस है, तो R जो है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, यानी C1 और C2 को हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। Z कोऑर्डिनेट पे ध्यान दोगे तो Z कोऑर्डिनेट जो है वो दोनों का क्या है, 0 है। अब Z कोऑर्डिनेट दोनों का 0 है, मतलब ये दोनों कहां पर है, XY प्लेन पर है। ठीक है, XY प्लेन पर इनको प्लॉट करते हैं। नेक्स्ट पेज पे लेते हैं। ध्यान से देखना भाई, क्या क्या कोऑर्डिनेट्स है, -r यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट की बातें हो रही है, और r कॉमा -r/√3। तो एक तो जो है बॉल जो है वो हमारी कहाँ रहने वाली है, यहां कहीं पे रहने वाली है इस तरह से। ठीक है, और इसी का कर देते हैं डुप्लीकेट, कॉपी, और इसको उठा के इधर लग देते हैं क्योंकि सेम रेडियस वाली है। ठीक है, इसका जो सेंटर है वो है C1, इसका जो सेंटर है वो है C2। ये स्फेयर है, ठीक है ना, इनके सेंटर जो है वो XY प्लेन पर है, इतनी बात हो रही है। ठीक है, स्फेयर तो ऊपर नीचे भी होगा, सेंटर जो है हम लोग टॉप व्यू देख रहे हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या कहा गया है, C3 जो है वो कितना है, x3 y3 0, यानी C3 जो है, यानी ये जो तीसरा स्फेयर है इसका सेंटर जो है वो भी XY प्लेन पर ही है, x3 y3 0। अब XY प्लेन पर ही है तो वो कहां होगा बताओ मुझे, वो या तो ऊपर होगा, यहां रखा हुआ होगा, या नीचे रखा हुआ होगा। ठीक है, तो एक और ले लेते हैं स्फेयर, कॉपी हो नहीं रहा है, ये नया ही बना लेते हैं। मान लेते हैं वो यहां पर है कहीं पे, इस तरह से कि इन दोनों को टच कर रहा है। नीचे भी हो सकता है, ठीक है, वन ऑफ द केस हम लोग ले रहे हैं, या तो इधर ऊपर रखा हुआ होगा या नीचे रखा हुआ होगा। अब ध्यान देना, ये जो है ये है -r कॉमा -r/√3 कॉमा 0, और ये जो है ये है r कॉमा -r/√3 कॉमा 0। ठीक है, यानी कि इन दोनों सेंटर को कनेक्ट कर दिया जाए तो ये जो पॉइंट होगा ये हो जाएगा हमारा 0, -r/√3 और 0। ठीक है, आप ज्योमेट्री से देखोगे तो ये बात थोड़ी बहुत समझ में आनी चाहिए कि जो सेंटर होगा वो y एक्सिस पर ही होगा। ठीक है, सिमेट्री नाम की भी एक चीज होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 और y3 और 0। ठीक है, x3 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0। अब रेडियस ये भी r है, ये भी r है, ये भी r है, ये भी r है, यानी कि इन दो पॉइंट को ले लिया जाए तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 2r होनी चाहिए। इसका मतलब 0 - 0 स्क्वायर, इनको नाम दे दिया गया है कुछ C3, तो C2 C3 की बातें कर रहे हैं हम लोग। C2 C3 जो डिस्टेंस है वो कितनी होनी चाहिए, 2r होनी चाहिए। तो 0 - 0 हो गया, प्लस y3 - r/√3, और फिर से 0 - 0 हो गया। ये कितना होना चाहिए, 2r होल स्क्वायर होना चाहिए। क्या मिला हमको यहां से, y3 + r/√3 इज इक्वल टू, अच्छा ये 0 - r होगा देखो। ठीक है, तो ये हो जाएगा +r²
इक्वल टू 4r²। तो y3 प्लस r/√3 इक्वल टू 3r²। तो y3 प्लस r/√3 इज इक्वल टू प्लस माइनस √3r। अब y3 √3r माइनस r/√3 या y3 √3r माइनस √3r माइनस r/√3। तो ये कितना हो जाएगा 2r/√3 और ये कितना हो जाएगा माइनस 4r/√3। ठीक है। अब एक बात हमको कही गई थी कि y3 जो है ना वो पॉजिटिव है और Z4 भी पॉजिटिव है। तो y3 अगर पॉजिटिव है तो यही वाला एक्सेप्ट करोगे, ये वाला तो एक्सेप्ट कर नहीं पाओगे। इसका मतलब जो थर्ड सर्कल था, थर्ड स्फीयर था, इसका सेंटर हमको मिल गया 2r/√3, 0। 3 सेंटर हमको मिल चुके हैं। अब चलते हैं चौथे सेंटर की तरफ, यानी कि फोर्थ स्फीयर के सेंटर की तरफ। अब फोर्थ स्फीयर के सेंटर को देखोगे तो x4, y4, z4 कहा जा रहा है कि z4 पॉजिटिव है। z4 पॉजिटिव है। अगर इस बाहर वाली डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव z एक्सिस लेते हैं तो वो जो फोर्थ स्फीयर है वो इनके ऊपर रखा हुआ होगा। ठीक है, ऊपर रखा हुआ है, सारे जो हैं वो सिमिलर स्फीयर है। ठीक है, सेम साइज वाले हैं, रेडियस सबकी सेम है और इनके ऊपर रखा हुआ है, यानी कि उस ऊपर रखे हुए स्फीयर का जो सेंटर है वो इस ट्राइंगल के सेंट्रोइड से कोइंसाइड करेगा। यहां पर एक बॉल रखते हैं ऊपर हम लोग जो सेम रेडियस की है। ये इन 3 के ऊपर रखी हुई है। अब ऊपर रखी हुई है तो जो इसका सेंटर होगा, वो जो ये नीचे रखी हुई चीजें हैं, इसके तीनों के सेंटर के साथ क्या करेगा, कोइंसाइड का सेंट्रोइड। इन तीनों के सेंटर से जो ट्राइंगल बन रहा है उसके सेंट्रोइड के साथ कोइंसाइड करेगा। अगर ऊपर से उस ऊपर वाले स्फीयर के सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो वो जो ये नीचे तीनों बॉल्स रखी हुई हैं इनके सेंटर को मिलाने वाले ट्राइंगल के सेंट्रोइड पर जाके मिलेगा। ठीक है ना, सब कुछ सिमेट्री वाली बातें हो रही हैं यहां पर। ठीक है, तो अब देखो, अगर इन ट्राइंगल C1, C2, C3 की बात करें तो सेंट्रोइड जो है वो क्या हो जाएगा, बताओ मुझे। तीनों के सेंटर जो है वो हम लोग जानते हैं, तो ये 0, r और माइनस r 0 हो गया, 2r/√3 माइनस r/√3 माइनस r/√3 0 हो गया, 0 0 0 हो गया। तो सेंट्रोइड जो है वो ओरिजिन है। अब सेंट्रोइड ओरिजिन है तो ये जो ऊपर रखी हुई बॉल है ये इसके ठीक ऊपर रखी हुई होगी एकदम। यहां इन तीनों का जो सेंटर है, इन तीनों के सेंटर को मिलाने वाले ट्राइंगल का जो सेंट्रोइड है उसके ठीक ऊपर रखी हुई होगी। तो यानी कि ये बॉल जो है ऊपर ग्रीन वाली जो बॉल है ये किस पर होगी, जेड एक्सिस पर होगी। इसका सेंटर जो होगा वो जेड एक्सिस पे होगा। तो C4 जो होगा ना वो कुछ इस तरह का होगा, 0 0 Z4। इस बात को समझ रहे हो, यानी कि ये अगर ये जेड एक्सिस है और ये नीचे हमारा XY प्लेन था, अगर तो जो बॉल्स थी वो यहां पर रखी हुई थी, एक यहां रखी हुई है मान लो, एक यहां रखी हुई है, एक यहां रखी हुई है। तो ये जो चौथी बॉल आ रही है ना वो इसके ऊपर ही रख रहे हैं हम लोग। ये इसका जो सेंटर है चौथी बॉल का वो किस पर होगा, जेड एक्सिस पर होगा। इसको जेड मान लेंगे तो ठीक है। अब 0 0 Z4 हो गया। और Z4 के बारे में पॉजिटिव ये बात तो पता ही है हमको। नेक्स्ट चीज पर आते हैं भाई, ये जो ऊपर बॉल रखी हुई है, ये जो ऊपर बॉल रखी हुई है इसकी रेडियस भी r है। अब इसकी रेडियस भी r है तो इस ऊपर रखी हुई बॉल के सेंटर से जब C1 की डिस्टेंस निकालेंगे या C3 की डिस्टेंस निकालेंगे तो वो भी कितनी आनी चाहिए, 2r ही आनी चाहिए। यानी कि C3 C4 जो डिस्टेंस है वो भी 2r होनी चाहिए। C3 तो जानते ही हो तुम। अब C3 C4 की डिस्टेंस देखेंगे तो कितनी हो जाएगी, नेक्स्ट पेज पर ले लें क्या, या ऐसे ही लिख लेते हैं। देखो 0 0 तो 0 हो गया, प्लस 2r/√3 और 0 यानी कि 2r/√3 स्क्वायर, और फिर क्या है 0 और Z4 यानी Z4 स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 4r स्क्वायर, यानी Z4 स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना होगा 4r स्क्वायर बाई 3।
4r² माइनस 4r² / 3 हो जाएगा 8r²/3। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। तो Z4 हो गया 2√2 r/√3 और √3 से √2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 4r/√6। यानी कि जो C4 है उसके कोऑर्डिनेट हो गए 0 0 4r/√6। ठीक है, C3 जो था वो कितना था हमारा 0 2r/√3 0। C2 जो था वो कितना था, C2 इस तरफ वाला लिया था हमने r माइनस r/√3 0। और C1 कितना था -r माइनस r/√3 0। क्लियर है यहां तक? देखो कुछ खास बातें नहीं की है अभी तक हमने, यहां तक फिर से बता देता हूं। ये 3 बॉल्स नीचे रखी हुई थी, 2 बॉल के सेंटर तो हम लोग जानते थे। ठीक है, सिमेट्री से हमने देखा कि थर्ड बॉल जो है वो यहां होनी चाहिए, यहां होनी चाहिए, लेकिन हमको दिया हुआ था कि उसका वाई कोऑर्डिनेट ऊपर है तो वो ऊपर ही होगी। सिमेट्री से हमने देख लिया कि भाई जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो तो 0 होगा, वाई कोऑर्डिनेट को y3 मान लिया, जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा क्योंकि एक्स वाई प्लेन पर है, ऑलरेडी दिया हुआ है। अब ये y कैसे पता किया जाए, तो इन दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए 2r होनी चाहिए, उससे y3 आ गया। ठीक है, ये तीसरा सेंटर में पता चल गया। चौथे सेंटर के लिए क्या किया, चौथा सेंटर जो है, चौथा स्फीयर जो है इन 3 के ऊपर रखी हुई है, इन 3 बॉल्स के ऊपर रखी हुई है चौथी बॉल। अब ये चौथी बॉल का जो सेंटर होगा वो किस लाइन में होगा, वो नीचे जो तीनों बॉल रखी हुई है इनके सेंटर को मिलाने वाले ट्राइंगल के सेंट्रोइड की लाइन में होगा, यानी कि ये जेड एक्सिस की तरफ होगा। अब ओरिजिन आ गया इनका सेंट्रोइड, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट तीनों 0 हो गए, केवल जेड एक्सिस पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो हमने क्या मान लिया कि इसका जो सेंटर होगा चौथे स्फीयर का वो 0 0 Z4 होगा। और फिर से वही डिस्टेंस वाली बातें कर दी कि ये स्फीयर और ये स्फीयर, दोनों स्फीयर के बीच की डिस्टेंस, दोनों स्फीयर के सेंटर के बीच की डिस्टेंस 2r होनी चाहिए। और वहां से हमें पता चला कि Z4 तो जो है वो इतना आ रहा है। चारों सेंटर हमें मिल चुके हैं। अब आते हैं पांचवें सर्कल पर, तो पांचवें स्फीयर पे। अब ध्यान देना, पांचवा स्फीयर क्या है जो इन सबको टच कर रहा है, तो किसी एक को ले लेता हूं बस मैं। मान लो ये जो हमारा C4 था, और पांचवा स्फीयर जो है ना वो यहां कहीं है। ठीक है, सबके बीच में, ये यहां पर हमारे 3 नीचे रखे हुए थे, और एक वो पीछे है। ठीक है, वो दिख नहीं रहा है हमको। तो ये पांचवा स्फीयर जो है ये यहाँ कहीं बीच में, ये 3 स्फीयर जो नीचे रखे हुए हैं उनके बीच में जो जगह बनी उसमें हमने उसको फिट कर दिया और उसके ऊपर इस पांचवें स्फीयर को रख दिया। ठीक है, चौथे स्फीयर को रख दिया। 3 नीचे है, ये पांचवा है, और इसको ढक दिया हमने चौथे से। अब ये अगर है पांचवा स्फीयर, तो इसकी रेडियस के बारे में कह रहे हैं कि इसकी रेडियस जो है वो है r, स्मॉल r, और इसकी है कैपिटल R। ठीक है, तो क्या बताना है हमको कि R की वैल्यू कितनी होगी। तो इस R की वैल्यू कैसे पता कर ली जाए, सेम मेथड फॉलो करते हैं जैसे अभी तक हम लोग बाकी कोऑर्डिनेट्स पता करते आए हैं, उसी तरह से ये जो पांचवा स्फीयर रखा है इसका सेंटर भी हम लोग पता कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो फिर से पीछे ले जाता हूं मैं। अब देखो यहां पे ध्यान से देखना कि जब ये नीचे वाले 3 स्फीयर हमने लिए थे, तो इनके सेंटर को मिलाने वाला जो ट्रायंगल है उसका जो सेंट्रोइड है उसकी लाइन में ही इस पांचवें स्फीयर, इस चौथे स्फीयर का सेंटर था। ये बात समझ में आ रही थी ना सिमेट्री से हमको। अब ये जो पांचवा स्फीयर लाके इनके बीच में रखा है वो कैसे मिलेगा कि भाई ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, और ये ग्रीन वाले स्फीयर का जो C4 है, यहां इन सबको मिला दिया जाए तो हमें मिलेगा एक टेट्राहेड्रॉन मिलेगा ना, और उसका जो सेंट्रोइड होगा वही उस बीच वाले स्फीयर का सेंटर होगा। इस बात को समझना कि यहां पर एक तो ये है, एक ये है, एक इस तरह से एक पीछे जा रहा है स्फीयर। तो ये जो टेट्राहेड्रॉन बन रहा है, जो रेगुलर टेट्राहेड्रॉन बन रहा है, ये जो 3 स्फीयर नीचे रखे हुए उनके सेंटर हैं। ये पीछे C3 वाले का हो गया, ये हमारा C1 का हो गया, ये C2 का हो गया, और यहां पर ये C4 का है। तो ये जो टेट्राहेड्रॉन बना सेंटर्स को मिला के, इसका जो सेंटर होगा ना
वो इस पांचवें स्फेयर का सेंटर होगा। तो जो C5 मिलेगा वो एक्चुअली कैसे मिलेगा, इन चार से जो हमें सेंट्रोइड मिलने वाला है। तो क्या मिलेगा, 0 0 0 0, ये तो 0 हो गया, मतलब 0 + 0 और r - r 0 हो गया। यहां पर भी ये कैंसिल हो जाएगा, 0। इस पर आते हैं, 4r/√6, 0 0 0 डिवाइडेड बाई 4 यानी r/√6। सब कुछ सिमेट्री से चल रहे हैं। देखो कैसे चलते आए हम लोग, पहले 2 लिए, इन 2 की सिमेट्री से तीसरे को लेके आए, 3 की सिमेट्री से चौथे को लेके आए, 4 की सिमेट्री से पांचवे को लेके आए। तो ये आ गया हमारा C5। अब C4 जानते हो, C5 जानते हो, C4 और C5 के बीच की डिस्टेंस भी जानते हो, यानी कि स्मॉल r प्लस कैपिटल R, सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस इज इक्वल टू इनके बीच की डिस्टेंस। इनके बीच की डिस्टेंस कैसे लिख ली जाए, 0² + 0² प्लस 4r/√3 माइनस r/√3 r/√6, तो ये हो जाएगा 3r/√6 होल स्क्वायर। स्मॉल r प्लस कैपिटल R इज इक्वल टू 3r/√6। तो स्मॉल r हो जाएगा 3 माइनस √6/√6 r। थर्ड ऑप्शन, ठीक है। तो ये था फर्स्ट पार्ट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए, क्या पूछा गया है सेकंड, y कोऑर्डिनेट ऑफ B3। अब B3 क्या है, तो ये जो पांचवा सर्कल था, ये इन बाकी चारों को किस पे टच कर रहा है, B1 B2 B3 और B4 पर। यानी कि ये जो छोटा वाला स्फीयर जो ऊपर रखा हुआ है, ये B3 को कहां टच करेगा, B3 कहां है, पीछे की तरफ है, ठीक है। तो B3 को मान लेते हैं हम लोग, ये है B3। तो ये जिस पॉइंट पे टच कर रहा है ना B3 पर, इसका हमको y कोऑर्डिनेट बताना है, y कोऑर्डिनेट ऑफ B3, ठीक है। अब देखो हम लोग जानते हैं इसका सेंटर, हम लोग जानते हैं C3 का सेंटर, हम लोग ये भी जानते हैं कि ये रेडियस r है, ये कैपिटल R है। तो एक तरह से हम लोगों को सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। ये हो गया C5, ये हो गया C3, ये जहाँ पे टच कर रहे हैं ये पॉइंट B3 है, ये है स्मॉल r, ये है कैपिटल R। C5 कितना है, 0 0 r/√6। C3 कितना है, C3 है 0 2 r/√3 0 0 2 r/√3 0। बस सेक्शन फार्मूला लगा दिया जाए y कोऑर्डिनेट के लिए। तो y कोऑर्डिनेट के लिए क्या होगा, r इंटू दिस 2r स्मॉल r/√3 प्लस r इंटू 0 डिवाइडेड बाई r प्लस r। यही हो जाएगा y कोऑर्डिनेट, ठीक है। y कोऑर्डिनेट कोई पूछा गया तो y इज इक्वल टू 2r स्मॉल r डिवाइडेड बाई √3, और ये स्मॉल r प्लस कैपिटल R कितना है, यहाँ से देखो स्मॉल r प्लस कैपिटल R है 3r/√6। तो ये लिख देते हैं 3r/√6। तो एक r से एक r कैंसिल हो गया, और ये क्या, इसको √2 इंटू √3 कर दें तो √3 से √3 भी कैंसिल हो जाएगा। तो 2√2/3 स्मॉल r, और स्मॉल r कितना है 3 माइनस √6/√6, 3 माइनस √6/√6 कैपिटल R, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, इधर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2√2/√6, या इसको लिख दिया जाए √3 इंटू √3, तो ये हो जाएगा √6, 2√3/√6 माइनस 2√2/√6 डिवाइडेड बाई 3 इंटू √6 R। तो √6 कैंसिल हो जाएगा, 2√3 माइनस 2√2 डिवाइडेड बाई 3 R सेकेंड, ठीक है। तो ये तो इजी था, ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं था। यहाँ से हम लोग गए यहाँ पर, और फिर यहाँ से गए यहाँ पर, और फिर उसके बाद यहाँ से आ गए यहाँ पर। स्टार्ट किया था हमने इधर से। तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्या दिया हुआ है, द पोजिशन वेक्टर ऑफ द वर्टाइसेस ए बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर रेस्पेक्टिवली, वह सी वेक्टर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, यानी कि परपेंडिकुलर है, ए एंड बी आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स if D is the position vector of the centroid of the triangle ABC which makes equal angle alpha with vector A, B and C। देखो ध्यान से समझना क्या यहाँ पे बातें की जा रही है। एक ट्राइंगल है इस तरह से कुछ, जिसके 3 पोजीशन वेक्टर हैं। वो क्या क्या पोजीशन वेक्टर हैं, मान लेते हैं ये है ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। ठीक है, और क्या बातें कही गई है कि सी वेक्टर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी है, ए और बी नॉन कोलिनियर है, कोई बात नहीं। डी इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल, डी जो है वो यहाँ कहीं है, सेंट्रोइड है तो डी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 विच मेक्स इक्वल एंगल अल्फा विद ए बी एंड सी। ये जो डी है ये ए बी सी वेक्टर्स के साथ हमें इक्वल एंगल बनाता है। इस तरह से कुछ बातें हो रही हैं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, यहाँ पर ओरिजिन ले लिया जाए पोजीशन वेक्टर, तो ये जो डी है ये सबके साथ इक्वल एंगल बना रहा है, ए के साथ, बी के साथ, डी के साथ, सॉरी ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ। ओके, तो द वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा इफ ए बी एंड सी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर ए बी सी परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं तो लेट डायरेक्शन जो है ए वाले की आई मान लेते हैं, बी वाले की जे मान लेते हैं और सी वाले की के मान लेते हैं। तो ये जो हमारा डी वाला है ये किस डायरेक्शन में हो जाएगा, आई प्लस जे प्लस के डिवाइडेड बाई 3 वाली डायरेक्शन में हो जाएगा। अब ये तो आप समझते ही हो ना कि अगर एक वेक्टर एक डायरेक्शन तीनों से इक्वल एंगल बना रही है तो वो कितना कितना एंगल बनाती है, कॉस इनवर्स 1/√3 बनाती है। तो बस कॉस इनवर्स 1/√3 आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा था। ठीक है, चाहो तो एंगल निकाल के देख लो, उससे भी वही आने वाला है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप आप सभी लोग सॉल्व कर पाए होंगे। सेकेंड, if A and B are unit vectors then the maximum value of the parallelopiped formed by vectors is। ठीक है, तो parallelopiped का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ए बी सी से जो बन रहा है ए क्रॉस बी डॉट सी का मैग्नीट्यूड। अब ये सी क्या है, सी तो ए क्रॉस बी ही है, तो ये हो गया ए क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस बी, यानी कि ये हो गया ए क्रॉस बी होल स्क्वायर। फर्दर क्या लिखा जा सकता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगर ए और बी के बीच के एंगल को साइन थीटा मान लिया जाए तो मैक्सिमम ऑफ वी कितना होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी कि मैक्सिमम ऑफ वी जो होगा वो होगा 1। तो आंसर हो जाएगा यूनिटी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, पॉइंट ए बी सी डी आर टेकन such that they are not in the same plane and M is the midpoint of BC such that AB equal to BD is equal to CD is equal to AC is equal to √2 AD is equal to BC by √2 is equal to A, then which of the following are incorrect। ठीक है, चलो देखते हैं। पहले मैं लेता हूं ए बी सी ट्राइंगल को। तो ए बी सी ट्राइंगल में देखो हमें क्या दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू बी सी बाई √2 इक्वल टू ए, यानी कि अगर ध्यान से देखोगे तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ए बी ए है, ए सी ए है और बी सी जो है वो √2 ए है, यानी 90 डिग्री है। अब बी सी का मिड पॉइंट अगर एम है तो ये एक तरह से इसके सरकम सर्कल का मिड पॉइंट हो गया, सरकम सर्कल का सेंटर हो गया। इसका मतलब एम ए विल बी इक्वल टू एम बी इक्वल टू एम सी। ठीक है, अब आते हैं दूसरे ट्राइंगल पे बी सी डी पर।
तो इसमें क्या दिया हुआ है, बी डी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू फिर से बी सी बाई रूट टू इक्वल टू ए। तो ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। किस पर है ये, डी पर है। बी सी रूट टू ए, बी डी ए है, ये भी ए है, और फिर से बी सी का मिड पॉइंट एम है, यानी कि ये भी इसके जो सर्कम सर्कल है उसका सेंटर होगा। तो एम डी इक्वल टू एम बी इक्वल टू एम सी, यानी कि एम ए इक्वल टू एम बी इक्वल टू एम सी इक्वल टू एम डी। अब एम ए इक्वल टू एम बी तो करेक्ट है, ये तो करेक्ट हो गया। एम ए एम डी के बराबर नहीं है, ये बात इनकरेक्ट है, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। एम ए हाफ होगा, ये भी इनकरेक्ट है, और एम ए डायरेक्ट वाइज है, ये भी इनकरेक्ट है। तो आंसर हो जाएंगे 2, 3, 4। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। P क्रॉस Q क्रॉस P कैप क्रॉस Q वेक्टर क्रॉस P कैप प्लस P कैप डॉट Q वेक्टर इंटू Q वेक्टर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर Q वेक्टर प्लस 14 माइनस 4x माइनस 6y P कैप, where P cap and Q vector are two non-collinear vector. P cap is a unit vector and x y are scalar. Then x की क्या वैल्यू होगी और y की क्या वैल्यू होगी, ये हमें बताना है। तो ठीक है, देखो यहां पर हम लोग ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा पी कैप का पी कैप इंटू पी कैप डॉट पी कैप हो जाएगा 1 क्यू वेक्टर माइनस पी कैप डॉट क्यू वेक्टर इंटू पी कैप प्लस पी कैप क्यू वेक्टर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्यू वेक्टर प्लस 14 माइनस 4x माइनस 6y पी कैप। ठीक है, अब सिंस p वेक्टर और q वेक्टर नॉन को लीनियर है तो हम लोग सीधा सीधा जो है कोफिशिएंट कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ q वेक्टर का कोफिशिएंट क्या है, p डॉट q, और कुछ आ रहा है क्या, हाँ यहाँ से आ रहा है 1 प्लस पी कैप डॉट q वेक्टर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस पी कैप डॉट क्यू वेक्टर इज इक्वल टू 14 माइनस 4x माइनस 6y। ऐड कर देते हैं इन दोनों को, ये हो जाएगा 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 14, 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 13, x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर। तो हो जाएगा x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप आप सभी लोग इसको सॉल्व कर पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। लेट p इज अ सेट containing family of plane 3x minus 2y plus 1 plus lambda times 4y minus 3z plus 1 equal to 0 and L is set of family x minus 4 by 5 equal to y minus 1 by 2 is equal to z minus k by 1। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहे हैं कि L1 is a line of set L for which there exists a plane P1 in P which passes through line L1, then L1 क्या होगा और P1 क्या होगा ये हमको बताना है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो देखो जनरल फॉर्म में प्लेन लिख लेते हैं और लाइन लिख लेते हैं। अब ये L1 जो है वो तो इस फैमिली की कोई एक लाइन है। पहले इस प्लेन को ले लेते हैं। तो प्लेन को ध्यान से देखोगे तो प्लेन है हमारा 3x और प्लस y का कोफिशिएंट क्या होगा 4 लैम्डा माइनस 2 प्लस z का कोफिशिएंट क्या होगा 3 लैम्डा z प्लस कांस्टेंट क्या होगा 1 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया हमारा प्लेन। अब ये जो लाइन है वो ये है। अब ये लाइन इस प्लेन में है, इसका मतलब क्या हुआ, पहली चीज तो कि इस प्लेन के, देखो डायग्राम से बताते हैं।
ये लाइन इस प्लेन में है, यानी कि इस प्लेन के जो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो या नॉर्मल वेक्टर जो होगा वो इस लाइन की डायरेक्शन के साथ क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो इस लाइन की डायरेक्शन क्या है, 5 इंटू 3 यहाँ सर, और 2 इंटू 4 लैम्डा माइनस 2 और प्लस 1 इंटू माइनस 3 लैम्डा। ये कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यहाँ से क्या मिला हमको, 15 प्लस 8 लैम्डा माइनस 4 माइनस 3 लैम्डा इक्वल टू 0, यानी कि 11 प्लस 5 लैम्डा इक्वल टू 0, यानी कि लैम्डा इक्वल टू माइनस 5/11। ये पहला पॉइंट क्लियर है क्या? लैम्डा मिल गया हमको, लैम्डा 11/5 होगा, माइनस 11/5, यानी कि इसको लाके यहाँ लिख दिया जाए तो हमें वो प्लेन मिल जाएगा जिसमें ये लाइन जो है वो कंटेन करता है। ठीक है, अब 11/5 लिख दें तो ये कितना हो जाएगा, 3x प्लस वाई, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, -44/5, तो एलसीएम ले ले, -10 -54/5 माइनस 3 लैम्डा जेड, यानी कि 33/5 जेड, और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, +1 कर दें तो -6/5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब 5 एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 15x माइनस 54y माइनस 30, ये लैम्डा नहीं होगा, ये जेड होगा, 33/5 जेड माइनस 6 इक्वल टू 0। अब 3 से डिवाइड कर देते हैं फिर से, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 18y माइनस 11z माइनस 2 इक्वल टू 0। तो P1 हो गया 5x माइनस 18y, अच्छा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देखो यहाँ पर प्लस 11z माइनस 2 इक्वल टू 0, तो सेकेंड हो गया। ठीक है, अब L1 कैसे पता किया जाए, तो ये प्लेन आ गया है और ये जो लाइन है ये इस प्लेन में है, तो इसका मतलब इस लाइन पर जो भी पॉइंट है वो सब इस प्लेन पर भी होंगे। अब इस लाइन पर एक पॉइंट कौन सा है, 4,1,k, तो 4,1,k को इसमें लिख देते हैं, तो 5 इंटू 4, ठीक है, और माइनस 18 इंटू 1 और प्लस 11 इंटू k माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 20 माइनस 18 2, और 2 माइनस 2 हो गया 0, तो k हो गया 0। अब k 0 हो गया तो लाइन भी मिल गई हमको, x माइनस 4/5 y माइनस 1/2 और z माइनस 0/1, यानी कि थर्ड। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप आप सभी लोग कर पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ABCD is a square, ABCD is a square such that AD जो है वो 4 है। If EF is parallel and equal to AB, और उसके बाद क्या है, AE जो है वो है 2 है, और EAD जो है वो 60 डिग्री है, और EAB जो है वो भी 60 डिग्री है, और AE जो है वो भी 2 है, और ED जो है वो भी 2 है। ठीक है, ED की वैल्यू भी 2 है, यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं लिखी हुई है पर वो गिवन है, डायग्राम में गिवन है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, चलो देखते हैं। तो देखो इस तरह की जब भी सिचुएशन आए तो क्या किया जा सकता है, स्पेशल केसेस को लिया जाए। ठीक है, मान लेता हूं मैं कि ये जो A है ना ये ओरिजिन है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको XY प्लेन मान लेते हैं, तो XY प्लेन मान लोगे तो ये हो जाएगा आपका 0,4,0, और ये हो जाएगा आपका 4,0,0। ठीक है ना, ये जो है वो स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा आपका 4,4,0। ठीक है, अब और क्या बात कही गई है कि EAD जो है वो 60 डिग्री है, EAD जो है वो 60 डिग्री, यानी कि ये AE लाइन जो है
वो आपके वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, 60 डिग्री बना रही है, और एक्स एक्सिस के साथ भी कितना एंगल बना रही है, 60 डिग्री बना रही है। ये 60, ये 60। अब इसका मतलब जेड एक्सिस के साथ ये कितना एंगल बनाएगी, तो कॉस स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा 1/4, 1/4, 1/2 सब्ट्रैक्ट होगा तो कॉस स्क्वायर गामा हो गया 1/2, तो कॉस गामा हो जाएगा 1/√2, यानी कि ये जो थर्ड है इसके साथ बनाएगी 45 या 135, तो 45 हम लोग ले लेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये जो AE लाइन है, AE वेक्टर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इससे 60, इससे 60 और उससे 45, यानी कि 1/2 I प्लस 1/2 J प्लस 1/√2 K। समझ में आई ये बात, कॉस अल्फा I, कॉस बीटा J और कॉस गामा K। अब अगर इस E पॉइंट को हमें बताना है तो E पॉइंट ओरिजिन से कितना दूर है, E पॉइंट ओरिजिन से 2 यूनिट डिस्टेंस पर है। तो उसको कैसे पता कर सकते हैं, इस डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर है, इस डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर ही है, देखो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/2 आया ही वहीं से, LMN ही है ये। इस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इसके मैग्नीट्यूड से, 2 से। तो जो E जो है, E पॉइंट, उसके पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो I प्लस J प्लस √2 के, यानी ये जो पॉइंट है ये है 1,1,√2। ठीक है, अब देखो डिस्टेंस EF, F क्या चीज है, EF डज नॉट लाइन, EF इज पैरेलल, अच्छा F तो ये रही। ठीक है, EF की ABCD से कितनी डिस्टेंस है, तो ये लाइन भी पैरेलल है, किससे, इस एक्स एक्सिस से पैरेलल है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हमें निकालना है तो ये क्या हो रहा है, ये बस इसको ऊपर उठा दिया गया एक तरह से। डायग्राम देखोगे तो ये EF यहाँ है और AB यहाँ है, तो ये जो डिस्टेंस है केवल ये जेड एक्सिस वाली डिस्टेंस हो जाएगी। EF पे जो पॉइंट है वो 1,1,√2, और ये जो A पॉइंट है इसको बोल सकते हैं, ये जो A पॉइंट है इसको बोल सकते हैं 0,0,0। ठीक है ना, ये ABCD प्लेन है यहाँ पे और ये ऊपर चल रहा है यहाँ पे। तो ये जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, √2 हो जाएगी। तो डिस्टेंस ऑफ EF फ्रॉम ABCD इज जस्ट द जेड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट E, √2। अब दूसरी चीज क्या, एंगल बिटवीन AED, AED कौन सा प्लेन है, AED इस वाले प्लेन और ABCD इस वाले प्लेन के बीच में निकालना है। तो आपको AE वेक्टर मिल चुका है, इसी तरह से हम लोग ED वेक्टर भी निकाल सकते हैं और उनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लोगे तो AED का नॉर्मल मिल जाएगा, और ABCD का नॉर्मल तो पता ही है तुमको सीधा सीधा कि जेड कैप है ना। तो AE वेक्टर मिल गया है, ED वेक्टर और लिख देते हैं। E माइनस डी हो जाएगा, ये हो जाएगा I माइनस 3J प्लस √2K। अब क्या किया जाए, क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया जाए, लेकिन यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी हो सकती है, तो और कोई वेक्टर ले लेते हैं। ये AD वाला वेक्टर ले लेते हैं, ये सबसे सिंपल है। AD वेक्टर कितना है, 4J, और ये रहा AE वेक्टर, AE और AD इसका क्रॉस ले लिया जाए तो नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं, AD क्रॉस AE 4J क्रॉस। अब डायरेक्शन ही है ना, तो इसको √2 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्शन ले लेते हैं, I प्लस J प्लस √2K, I प्लस J प्लस √2K। ठीक है, तो IJ होता है K, तो JI हो जाएगा माइनस K, J क्रॉस J हो जाएगा 0, JK हो जाएगा I। तो ये हो जाएगा 4 कॉमन ले लिया जाए तो √2I माइनस K। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल वेक्टर। और जो दूसरा प्लेन है हमारा ABCD, उसका नॉर्मल वेक्टर तो क्या है, K है।
तो इनका कॉस थीटा अगर पता करना है तो डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 4 आई के तो 0 हो जाएगा, के का हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाई इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना हो जाएगा 4 टाइम्स √2² 2 + 1 3, और ये हम लोग एक्यूट एंगल की बातें कर रहे हैं तो कॉस इनवर्स 1/√3 फर्स्ट। तो फर्स्ट और थर्ड जो है वो आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा डायग्राम से समझने वाला क्वेश्चन था, ठीक है। और ये भी ध्यान देना है बीच बीच में कि किस टाइप के वेक्टर सेलेक्ट करें तो कैलकुलेशन इजी रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, कंसिडर प्लेन पासिंग थ्रू λ3 म्यू b -1 3 2 and c 7 5 10 and a straight line L with positive direction cosine through A bisecting BC and making equal angle with coordinate axis. Let L1 be a line parallel to L and passing through origin, then which of the following is are correct? ठीक है, चलो समझते हैं। सबसे पहले तो क्या कहा गया है कि L एक ऐसी लाइन है जो A से पास होती है, BC को बाइसेक्ट करती है और कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाती है। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रही है तो डायरेक्शन रेशियो जो है वो 1 1 1 हो जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं BC को बाइसेक्ट कर रही है तो BC तो पता है हमको, तो 7 - 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 3 हो जाएगा। तो एक तो हो गया x - 3 और एक हो जाएगा 5 + 3/2 y - 4 और 6 z - 6। ये तो हो गई लाइन हमारी कौन सी L। अब क्या पूछा गया है, आगे की बात है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन L1 पे आना है, प्लेन परपेंडिकुलर टू P एंड कंटेनिंग लाइन L1 तक पहुंचना पड़ेगा हम लोगों को। तो L1 क्या है, L1 इज अ लाइन पैरेलल टू L, इस लाइन के पैरेलल है और ओरिजिन से पास हो रही है। तो ओरिजिन से पास हो रही है और इस लाइन के पैरेलल है तो वो कुछ इस तरह की होगी, ठीक है ना, या इस तरह की है तो ये भी हो सकती है फिर y - 1 z - 1/1। ये कैसे लिख रहा हूँ मैं, इसको मान लेते हैं कि तो जो सारे पॉइंट होंगे वो किस टाइप के होंगे, x = k, y = k, z = k, यानी 1, 1, 1 भी इस लाइन पर ही होगा। तो ये L1 हो गई हमारी। अब क्या बात की गई है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो ABC के लिए A आना चाहिए। अब A जो है वो इस लाइन L1 पर है तो A इसको सेटिस्फाई करेगा, तो A के कोऑर्डिनेट से इसको सेटिस्फाई करवा देते हैं। क्या है A के कोऑर्डिनेट, λ3 म्यू, इसको इसमें सेटिस्फाई करवा देते हैं। तो λ - 3/1 = 3 - 4 -1 हो गया और इधर हो जाएगा म्यू - 6/1। तो λ कितना हो गया 2 हो गया और म्यू कितना हो गया 5 हो गया। इसका मतलब A जो पॉइंट है वो क्या हो गया हमारा 2 3 5। A पॉइंट पता चल गया, B और C पॉइंट ऑलरेडी पता थे तो AB वेक्टर और AC वेक्टर लिख लेते हैं, ठीक है। AB वेक्टर और AC वेक्टर, तो AB वेक्टर कितना हो जाएगा, AB वेक्टर हो जाएगा -3 0 -3 -3i और -3k, ठीक है, -3 0 -3। और AC कितना हो जाएगा 5 2 5। तो ये लेना बेटर है या इनको लेना बेटर है, यहाँ से होगा हमारा 8 2 8, ठीक है, इसी को ले लेते हैं 5 2 8 5 2 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा AB क्रॉस AC, ये वेक्टर पता कर लेते हैं ये कितना होगा पहले, तो IJK -3 0 -3 5 2 5। तो देखो ये कितना हो जाएगा 15 -15, तो ये हो जाएगा 0 -j, ये हो जाएगा ओके, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 6 -j में 0 हो जाएगा और +k में फिर से हो जाएगा -6, ठीक है। तो ये हो गया 6 टाइम्स I - k,
ये है ए बी क्रॉस ए सी, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी कितना है, 6√2 है, तो ये हो जाएगा 6/√2 और 3√2। तो आंसर इज 3√2। और क्या क्या पूछा गया है, लैम्डा प्लस म्यू कितना हो जाएगा, लैम्डा प्लस म्यू हो जाएगा आपका 7, तो ये फर्स्ट वाला गलत हो गया, ठीक है। लैम्डा है 2 और म्यू है 5, तो लैम्डा प्लस म्यू हो जाएगा 7। अच्छा, और क्या बातें की गई, इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू प्लेन पी एंड कंटेनिंग लाइन L1 इज दिस, ठीक है। अब L1 जो है वो पैरेलल है L के, ठीक है ना। तो देखते हैं, परपेंडिकुलर टू प्लेन P, तो प्लेन P के परपेंडिकुलर है, तो अगर ये प्लेन P है तो इस P का जो नॉर्मल होगा, जो ए बी क्रॉस ए सी, ए बी सी इसी प्लेन पर है, तो ए बी क्रॉस ए सी जो निकाला हमने, ए बी सी, ये जो नॉर्मल निकाला, ये जो नया प्लेन हमें बताना है इसके पैरेलल होगा, ठीक है। और ये क्या कर रखा है, ये L1 को कंटेन करता है, इस L1 को कंटेन करता है, यानी कि एक वेक्टर जो है I प्लस जे प्लस के टाइप का, वो इस प्लेन में है, ठीक है। तो इस प्लेन के पैरेलल एक ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है, तो इन दोनों वेक्टर का अगर क्रॉस ले लें, इन दोनों वेक्टर का क्रॉस ले लें तो हमें ये जो नया प्लेन बताना है इसका नॉर्मल मिल जाएगा, है ना। तो I प्लस जे प्लस के क्रॉस ये n वेक्टर, इसको n कह दिया जाए, तो नया जो नॉर्मल होगा वो होगा दिस I प्लस जे प्लस के क्रॉस दिस I माइनस के, ठीक है। तो लिख लेते हैं तुरंत से, I जे के 1 1 1 1 0 -1 कितना हो जाएगा, I -1 माइनस जे, यहाँ पर हो जाएगा -1 -2 और प्लस के 0 -1 यानी कि ये हो रहा है -I प्लस 2j माइनस के, और ओरिजिन से पास हो रहा है, तो -x प्लस 2y माइनस जेड इक्वल टू 0 और x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल टू 0, x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल टू 0। तो आंसर जो करेक्ट है वो हो जाएंगे 2, 3 एंड 4। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, इफ लाइन x इक्वल टू y इक्वल टू z इंटरसेक्ट दिस लाइन, ये जो दो प्लेन की इक्वेशन लिखी हुई है, जब इसको कंबाइंड फॉर्म में लिखा जाता है तो ये भी एक लाइन होती है, इन दोनों को ये इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। तो इनमें से क्या ट्रू है, देखो ये जो है ये दो प्लेन हैं, ठीक है। अब ये जो दो प्लेन हैं ये एक कॉमन लाइन पे इंटरसेक्ट करते हैं, जब इन दोनों प्लेन की इक्वेशन को एक साथ लिखते हैं तो इसी लाइन की बात हम लोग कर रहे होते हैं। अब एक नई लाइन हम लोग लेके आए, कौन सी, x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, जो इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ट्रू है। अब ध्यान से देखना कि मैं ये कहूं कि ये ग्रीन लाइन इस वाइट लाइन को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, या मैं ये कहूं कि ये ग्रीन लाइन इस येलो प्लेन को भी इसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है और इस वाले येलो प्लेन को भी इसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो कुछ गलत बात होगी क्या, बिल्कुल नहीं होगी। यानी कि x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, इस पर कोई पॉइंट ले लेते हैं लैम्डा कॉमा लैम्डा कॉमा लैम्डा, तो ये इस ग्रीन लाइन पर भी है, ये इस वाइट लाइन पर भी है, ये इस येलो प्लेन पर भी है और ये इस येलो प्लेन पर भी है। तो लैम्डा कॉमा लैम्डा कॉमा लैम्डा को सेटिस्फाई करवा देते हैं, बी स्क्वायर लैम्डा 2 माइनस 4a लैम्डा प्लस लैम्डा इक्वल टू 1। यहां से लैम्डा की क्या वैल्यू आ गई, 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 2 + 1 3 माइनस 4a। और सिमिलरली इसको इसमें सेटिस्फाई करवाया जाए तो ये हो जाएगा a स्क्वायर लैम्डा
प्लस 1 माइनस 2b लैम्डा प्लस लैम्डा इक्वल टू 1। तो यहां से लैम्डा की कितनी वैल्यू होगी, 1 अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस 2b और प्लस 1। तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ये। तो इसको लिख देते हैं हम लोग 2 माइनस 2b। ठीक है, अब ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों से लैम्डा की वैल्यू को इक्वेट कर देते हैं। तो यहाँ से तो लैम्डा की वैल्यू 1 बाई लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी बी स्क्वायर 3 माइनस 4 है। और यहाँ से क्या होगी, ये क्या इक्वेशन जी, ए स्क्वायर लैम्डा प्लस दिस इक्वल टू -1। तो यहाँ पर एक माइनस भी होगा, तो एक्चुअली में ये नेगेटिव के साथ आएगी। तो ये हो जाएगी माइनस ए स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2b। ठीक है, तो एक तरफ ले जाते हैं, ए स्क्वायर माइनस 4a और प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b और प्लस कितना हो गया, 5 हो गया। तो 5 को कर देते हैं 4 प्लस 1। ठीक है, तो ये ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4, ये हो गया हमारा a माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b प्लस 1, ये हो गया b माइनस 1 होल स्क्वायर। तो a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 1। तो a इक्वल टू 2 b इक्वल टू 1 से चेक कर लिया जाए। तो ये कितना हो जाएगा, 4 प्लस 1 2 प्लस 1। तो ये करेक्ट है। 4 प्लस 1 2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, ये भी करेक्ट है। 4 माइनस 1 2 इंटू 1 प्लस 2, ये इनकरेक्ट है। और 4 माइनस 1 2 इंटू 1 प्लस 1, ये करेक्ट है। तो आंसर्स हो जाएंगे ए बी एंड डी, यानी कि फर्स्ट सेकंड और फोर्थ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फोकाई ऑफ अ एलिप्स लाई ऑन द प्लेन 2x प्लस 3y प्लस 6z इक्वल टू 0 आर 54 18 माइनस 27 and minus 54 minus 18 and 27. If the eccentricity of ellipse is 3/5 then equation of directrix are। चलो देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो इस प्लेन को हम लोग समझते हैं। यहाँ पर मैं इसको इस तरह से ड्रॉ कर देता हूँ कि ये मान लीजिए इस प्लेन में हम लोग बातें कर रहे हैं। कौन सा प्लेन है ये है 2x प्लस 3y प्लस 6z इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक इलिप्स बनाते हैं। यहाँ पे मान लो ये इलिप्स है हमारा। ठीक है, इसके दो फोकस जो है वो क्या क्या दिए हुए हैं, तो एक मेजर एक्सिस बना लेते हैं। ये हो गई हमारी मेजर एक्सिस। ठीक है, एक डायरेक्ट्रिक्स यहाँ हो जाएगी, एक डायरेक्ट्रिक्स यहाँ हो जाएगी। ठीक है, चलो अब फोकस की बातें करते हैं। फोकस एक तो यहाँ कहीं होगा, एक यहाँ कहीं होगा, सेंटर बीच में होगा। तो इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वो क्या आ रहा है, देखो 0,0,0। ठीक है, और ये मान लेते हैं S है और ये S डैश है। तो जो ये SS डैश लाइन है, ये जो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ SS डैश लाइन विल बी व्हाट, देखो ये कितना हो जाएगा, डबल 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 हो जाएंगे ये। तो 3 नहीं 9 से जाएं अगर हम लोग तो 6 3 6 2 माइनस 3। ठीक है ना, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये हो जाएगा 108 36 और 54 माइनस का। तो वहाँ पर हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 18 से, तो 6 2 माइनस 3, यानी ये जो मेजर एक्सेस है, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सेस हो गई x अपॉन 6 y अपॉन 2 z अपॉन -3, ये मेजर एक्सेस है। अच्छा, इस प्लेन के नॉर्मल रेशियो क्या है, नॉर्मल वेक्टर क्या है, नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन इज 2i प्लस 3j प्लस 6k। ठीक है, और ये जो SS डैश वेक्टर है ये है हमारा 6i प्लस 2j माइनस 3k। ये काम क्यों कर रहे हैं हम लोग, देखो नॉर्मल वेक्टर कहाँ होगा, इससे बाहर की तरफ होगा, इस तरफ से, इस तरफ से बाहर होगा। और ये एक लाइन हमें पता है, और इसका अब इन दोनों का अगर मैं क्रॉस लूंगा, यहाँ से जो बाहर की तरफ एक आ रही है लाइन आउट ऑफ बोर्ड, अब इन दोनों का क्रॉस अगर लेंगे तो इन दोनों का क्रॉस लोगे तो क्या मिलेगा, ये वाली डायरेक्शन मिल जाएगी,
इन दोनों का क्रॉस लेंगे तो ये वाली डायरेक्शन मिल जाएगी, और यही तो डायरेक्शन हमारी लेटस रेक्टम की है, और यही तो डायरेक्शन हमारी डायरेक्ट्रिक्स की भी है। ठीक है, तो डायरेक्ट्रिक्स का जो डायरेक्शन है वो कैसे मिलेगा हमको, दिस n क्रॉस एस एस डैश। तो n क्या है 2 3 6, और ये क्या है 6 2 - 3, i j k 2 3 6 6 3 -2 6 2 - 3। ये कितना हो जाएगा -9 -12, और यहाँ से -j -6 -36 प्लस k 4 -18, यानी कि -21i प्लस 42j -14k, -7 कॉमन ले लें तो 3i -6j प्लस 2k, यानी कि 3 - 6 2। ये जो है ये डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे नॉर्मल के और डायरेक्ट्रिक्स के। अब डायरेक्शन मिल गई है तो नेक्स्ट हमारे पास बचता है पॉइंट। उस लाइन पर एक पॉइंट भी ढूंढना है हमको, ये पॉइंट हमको ढूंढ कर लेके आना है। देखो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको पता है, वो क्या है 54 18 -27। ठीक है, आप ध्यान से देखोगे तो ये AE डिस्टेंस पर होता है, और ये जो डिस्टेंस होती है ये A/E होती है। ठीक है, तो और E के बारे में जानते ही हो आप 3/5 है। तो क्या ये रेशियो से हम लोग ला सकते हैं क्या ये पॉइंट कितना होगा, होगा इसी लाइन पर। ठीक है, तो अब देखो E कितना है 3/5 है, E 3/5 है। इसको अगर मैं पहले 3/5 से AE यानी कि A × 3/5 को हम लोग 54 मान रहे हैं। जस्ट एक समझना किस तरह से किया जा रहा है। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 90 हो जाएगा। अब ये 90 हो जाएगा तो बताओ A/E कितना हो जाएगा 90/3/5 यानी कि 150। तो ये जो पॉइंट है ये क्या हो जाएगा 150। सिमिलरली 18 को पहले करो 3 से डिवाइड तो मिलेगा आपको 6 × 5 30, और 30 डिवाइडेड बाई 3/5 यानी कि 50, और यहाँ पर कितना आ जाएगा -75। सिमिलरली इस तरफ जो पॉइंट होंगे वो क्या हो जाएंगे नेगेटिव में आ जाएंगे, -150 और -50 और +75। तो डायरेक्शन आपको पता ही है, डायरेक्शन क्या आ गई थी अभी अभी देखिए हमने 3 - 6 2। तो 3 - 6 2 3 - 6 2 ये दोनों तो वैसे ही रिजेक्ट हो गए, 3 - 6 2 3 - 6 2। ठीक है, अब पॉइंट्स एक बार लेने हैं 150 50 और 75, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक बार लेने -150 -50 तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो आंसर हो जाएंगे फर्स्ट एंड सेकंड। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 2 plane passing through origin cuts the infinite triangular prism having x + y = 0, x - y = 0 and x = 1 as equation of its faces in a section which form triangle इक्विलेटरल ट्राइंगल OAB एंड OCD। देखो समझाते हैं कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, एक प्रिज्म है, इनफाइनाइट लेंथ का ये प्रिज्म है। ठीक है, कुछ इस तरह से अब क्या किया जा रहा है कि एक दो प्लेन हैं जो ओरिजिन से पास होते हैं और इसको कट करते हैं दो जगह पर। मान लो ये कट है, तो जब ये कट बनेगा तो ये एक तरह से यहाँ पर एक ट्राइंगल फॉर्म हो जाएगा। ये जो ट्राइंगल है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, ये ओरिजिन से पास हो रहा है। अब आप एग्जैक्ट सिचुएशन की तरफ लेके चलते हैं। ठीक है, देखो
नेक्स्ट पेज पे डायग्राम बनाते हैं। ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस। जेड एक्सिस जो है वो प्लेन से बाहर है, बोर्ड से बाहर वाला प्लेन है। एक लाइन तो क्या है, एक्स इक्वल टू वाई, एक है वाई इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, तो इन लाइंस को भी अगर प्लॉट करें तो एक तो लाइन है वाई इक्वल टू एक्स, एक लाइन है वाई इक्वल टू माइनस एक्स, और एक है एक्स इक्वल टू 1। ये 3 लाइंस की यहाँ पे बातें हो रही हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा और रोटेट कर दिया जाए तो ये बराबर एंगल वाली दिखने लग जाएंगी हमें। ठीक है, तो ये हो गई x इक्वल टू वाई, ये हो गई y इक्वल टू माइनस एक्स, और ये हो गई x। अब ये जो बन रहा है ना, ये इस प्रिज्म का क्रॉस सेक्शन है। इस चीज़ को समझना, प्रिज्म जो है वो इससे बाहर ऐसे जा रहा है और अंदर की तरफ भी जा रहा है, इनफाइनाइट लेंथ का है। और हमें क्या पता चला कि अरे भाई ये तो 0,0,0 से पास होने वाला प्रिज्म है। ठीक है, अब इसको उठा के इस तरह से लिख दिया जाए, इस तरह से बना दिया जाए। ठीक है, ये जो लाइन है ये x इक्वल टू 1 वाली लाइन है, ये y इक्वल टू एक्स है, और ये y इक्वल टू माइनस एक्स है। इस प्रिज्म को उठाया हमने, उठा के ऐसे लाके यहाँ रख दिया। ठीक है, अब क्या किया जा रहा है कि ओरिजिन से पास होने वाला एक प्लेन है, इन जो इसको दो जगह, दो ट्राइंगल में कट करता है। दो प्लेन हैं जो ओरिजिन से पास होते हैं और इस प्रिज्म को कट करते हैं और बनाते हैं ओ ए बी एंड ओ सी डी। यानी कि यहाँ मान लो कहीं ओरिजिन है, तो इससे दो प्लेन पास हो रहे हैं जो इसको कट करते हैं और बना देते हैं दो ट्राइंगल ओ ए बी एंड ओ सी डी। मान लो वो पहला प्लेन जो है ना वो इस तरह से कुछ कट करता है और ये एक बना देता है ओ ए बी, और एक जो है वो इस तरफ कट करता है और बना देता है ओ सी डी। ठीक है, अच्छा इनकी लेंथ की बात करें तो ये तो 0,0 है। ये पॉइंट क्या होगा, देखो x इक्वल टू वाई है और x इक्वल टू 1 है, तो 1,1,0 होगा ये, और ये वाला कितना हो जाएगा, 1,-1,0 हो जाएगा। तो इसके बीच की डिस्टेंस जो है वो तो कितनी है, 2 है, और ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है √2, ये डिस्टेंस भी है √2 और ये डिस्टेंस है 2। यानी कि ये तो इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं है। क्या कहना चाह रहे हैं कि यहाँ से सीधा सीधा कट मारूंगा ना तो इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं मिलेगा। ठीक है, इन पॉइंट्स को कुछ नाम दें, ये O है, मान लो ये P है, ये Q है, तो ये सीधा सीधा जो कट वाला ट्राइंगल है ना वो यहाँ कहीं होगा। इसको ऐसे उठा के यहाँ पे रख के देख लेना। ठीक है, इसका मतलब कि जो एक पॉइंट है वो इससे ऊपर मिलेगा और एक पॉइंट इससे नीचे मिलेगा। किस तरफ, एक तरफ तो जेड एक्सिस की तरफ ऊपर आना पड़ेगा, एक जेड एक्सिस की तरफ नीचे जाना पड़ेगा। ये जेड एक्सिस कहाँ है, समझ में आ रही है तुमको, ये रही हमारी जेड। तभी तो इसको ऐसे टिल्ट करोगे और उठा के यहाँ पे फिट कर दोगे। इसको ऐसे उठाओ, बाहर लाओ और यहाँ ले जाके यहाँ फिट कर दो, तो ये जेड आ जाएगी। ठीक है, जब ऊपर से इधर से देख रहे हैं तो हमें ये पी क्यू यहाँ पे दिख रहे हैं बोर्ड पर। अब देखो ओरिजिन से पास हो रहा है प्लेन, यहां तक सिचुएशन क्लियर हो जानी चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, किसी को कोई डाउट है यहां तक तो एक बार फिर से पीछे जाओ और सुनो कि क्या किया गया यहां पे, किस तरह से डायग्राम बनाया गया, किस तरह से इंटरसेक्शन किया गया। अब अगला जो काम है हमारा वो ये ए बी सी डी के कोऑर्डिनेट्स पता करने का है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, इस P के कोऑर्डिनेट क्या है बताओ। P के कोऑर्डिनेट हैं 1,1,0। ठीक है, Q के कोऑर्डिनेट है 1,-1,0। ठीक है, अब ये जो लाइन है यहां, ये ए पी सी को मिलाने वाली जो लाइन है और इधर जो ये बी क्यू सी को मिलाने वाली लाइन है, ये इस जेड एक्सिस के पैरेलल ही है। इधर की बातें कर रहा हूं मैं, देखो ये ओ पी क्यू है ना, ओ ए बी कहाँ है, इससे
थोड़ा सा ऊपर, ओ से ही है और थोड़ा सा ऊपर कर दिया, और ओ सी डी किधर है, पीछे की तरफ है। तो यानी कि ये पॉइंट जो है ए, वो इसी लाइन पर है ऊपर की तरफ, और वो पीछे की तरफ हमें क्या मिल जाएगा, इधर ए मिल रहा है, पीछे की तरफ सी मिल जाएगा। इधर क्यू पे आओगे, ऊपर की तरफ आओगे तो क्या मिल जाएगा, बी मिल जाएगा। पीछे की तरफ जाओगे तो क्या मिल जाएगा, डी मिल जाएगा। कहना क्या चाह रहे हैं कि ये जो ए पॉइंट है ना, ये भी 1,1, जेड टाइप का ही होगा। ये 1,1 तो फिक्स है, केवल जेड चेंज हो रहा है ऊपर नीचे जाने पर। सिमिलरली यहाँ 1,-1 फिक्स है, ऊपर नीचे जाने पे क्या चेंज होगा, जेड चेंज होगा, और वो जेड भी सेम रहने वाला है। इसको ट्राइंगल को ऐसे थोड़ा सा ऊपर उठा दिया जाए तो जितना पी उठेगा उतना ही क्यू उठेगा। तो यहाँ पर 1,1, जेड है, तो इसका हो जाएगा 1,-1, जेड। ठीक है ना, क्योंकि ये 1,1,0 था, 1,-1,0 था, मैंने इसको बस ऐसे टिल्ट किया, तो टिल्ट किया तो भाई इसी लाइन पे हो, तो 1,1 तो रहेगा ही। जीरो से उठ के कहाँ आ गए, थोड़ा सा जेड की तरफ आ गए। अब जितना ए उठा उतना ही बी उठा। ठीक है, और पीछे की तरफ जाओगे, देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है, तो जितना आगे आने पे इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा उतना ही पीछे जाने पे इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, तो ये जेड हो जाएगा 1,-1, जेड, और ये जो सी है ये हो जाएगा 1,1, जेड। अब कैसे पता किया जाए जेड की वैल्यू, तो भाई ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, तो इसकी इससे डिस्टेंस और इसकी इससे डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए। तो ये कितनी हो जाएगी, 1 प्लस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ले लेते हैं, एक इधर ले लेते हैं, 1+1 जेड, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू, यहाँ से ले लो 0 प्लस 2 स्क्वायर, और जेड जेड 0 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 2 प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो जेड क्या आ गया, ±√2। यानी कि ए बी सी डी के कोऑर्डिनेट अब हमें पता चल गए। अब ए बी सी डी के कोऑर्डिनेट हमें पता चल गए हैं, तो बाकी सारा काम भी अब हो जाएगा। ए बी सी डी, ये पी क्यू यहाँ कहीं बीच में रहे हुए हैं। ए हो गया 1,1, बी हो जाएगा 1,-1, ये हो जाएगा 1,1, और ये हो जाएगा 1,-1, ठीक है, समझ रहे हो बात को। इस वाले रेक्टेंगल को बना रहा हूँ मैं, यहाँ से उठाया इस ए बी सी डी को, बीच में पी क्यू है। ठीक है, यहाँ पर देखोगे तो ये पी क्यू रहा, ए बी ऊपर है, सी डी पीछे है। ठीक है, और ओ कहाँ है, या ए बी सी डी के जस्ट बीच में से इसको ऊपर ले लिया गया, यानी कि यहाँ कहीं पर ये जो सेंटर होगा, इससे बाहर आओगे तो यहाँ कहीं ओ मिलेगा। ये ओ है ऊपर की तरफ। ठीक है, डायरेक्ट नहीं है ये। ठीक है, 3D में बताएं तो कुछ ऐसी सिचुएशन है। रुको, ये ओ है और ये ए बी सी डी है, इसको टॉप व्यू ये है। ठीक है, तो ये भाई रेक्टेंगल है, स्क्वायर तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये 2√2 हो रही है और ये डिस्टेंस 2 हो रही है। तो एक जो ऑप्शन बोल रहा है कि स्क्वायर है, वो बात तो गलत हो जाएगी। डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल ऑफ वन ऑफ द प्लेन कैन बी दिस, एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल ऑफ वन ऑफ द प्लेन कैन बी दिस। इससे पहले हम लोग वॉल्यूम पे आते हैं। तो वॉल्यूम कैसे पता करते हैं हम लोग, इस पिरामिड का वॉल्यूम पता करना है तो ये हो जाता है 1/3 एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस कितना हो जाएगा, 2 × 2√2 इंटू हाइट। अब ये हाइट कितनी होगी बताओ, ये चल रहा है हमारा 1/√2 वाला काम। ठीक है ना, इनका जो सेंट्रोइड होगा वो कितना होगा बताओ, 1 1 1 1, ये तो 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 -1 1 -1 0 हो जाएगा, और √2 ये भी 0 हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1 है, तो ये हो जाएगा 4√2/3, यानी कि ये जो वॉल्यूम वाला है ये भी करेक्ट हो गया।
डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल ऑफ वन ऑफ द प्लेन। अब ये ओ ए बी और ओ सी डी जो है ना, इसके डायरेक्शन रेशियोज पता करवाना चाह रहे हैं, तो ये भी अब काम तो बड़े आसानी से कर सकते हो आप लोग। बी कितना है हमारा 1 -1√2, तो ओ ए जो है वेक्टर वो क्या हो गया i प्लस जे प्लस √2 के, और ओ बी वेक्टर हो जाएगा i माइनस जे प्लस √2 के। ठीक है, तो n कितना हो जाएगा, इनका क्रॉस ले लेते हैं, i j k 1 1√2 1 -1√2, तो ये हो जाएगा √2 प्लस √2 2√2 माइनस जे √2 -√2 0 प्लस k -1 2, तो ये हो जाएगा आपका 2√2 और -2 2√2 i -2k। तो अगर 2 हटा दें तो √2 0 और -1 टाइप की बातें हो रही हैं। √2 0 और -1 या -1 0 √2 ये लिख दिया जाए, दिस इज इक्वलेंट टू -√2 0 1। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ वन ऑफ द प्लेन कैन बी दिस। सिमिलरली ACD की भी बातें कर लेंगे, तो ACD के लिए क्या होगा, इधर वाले दो ले लो, तो ACD से जब ये दो लेंगे हम लोग तो इधर लिख लेते हैं, OC कितना हो जाएगा i प्लस जे माइनस √2 के, और OD कितना हो जाएगा i माइनस जे माइनस √2 के। ठीक है ना, तो तुरंत से इसको भी लिख देते हैं, i j k 1 1 -√2 1 -1 ये हो जाएगा -√2 प्लस -√2 और -√2 यानी -2√2 माइनस जे -√2 0 हो जाएगा प्लस k -2, यानी इस बार आ जाएगा ये √2 0 1, तो √2 0 1 भी हो सकता है। तो आंसर आर 1 3 एंड 4। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया क्या क्या किया गया इस क्वेश्चन में। सबसे पहले तो हमने क्या किया, प्रिज्म बनाया और फिर देखा कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है। तो प्रिज्म जो है वन ऑफ द साइड तो जो है वो ओरिजिन से ही पास हो रही है। अब ओरिजिन से ही पास होने वाले और प्लेन हैं जो इस प्रिज्म को कट करेंगे और इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाएंगे। ओरिजिन से ही पास होने वाले दो प्लेन, ये येलो वाले, इस प्रिज्म को कट करेंगे और दो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाएंगे। अब ये जो पहला कट था सीधा का सीधा ओरिजिन से पास होने वाला, ये तो इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं है, क्योंकि हमने देख लिया कि √2 2 और 2 ये जो XY प्लेन है ये भी इस प्रिज्म को कट कर रहा है, लेकिन इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं बना रहा है, यानी कि थोड़ा सा टिल्टेड प्लेन चाहिए होगा। तो टिल्टेड प्लेन या तो इस तरफ होगा या इस तरफ होगा। इस तरफ होगा तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है और दूसरी तरफ होगा तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, हमने देख लिया। कोऑर्डिनेट्स अज्यूम किए, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, साइड्स इक्वल होंगी, इस कंडीशन को अप्लाई किया, पॉइंट्स पता किए और उसके बाद तो बस ऑप्शन चेक करते चले जाना है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। दैट्स इट। तो आज के इस सेशन में बस इतने ही क्वेश्चंस, कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हमने किए। अगर कहीं पे कुछ डाउट है तो फिर से जाके इस सॉल्यूशन को देखिए, उस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए कि मैं किस तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। समझने के बाद बिना सॉल्यूशन को देखे एक बार सारे क्वेश्चंस को फिर से अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, तभी ये सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।